नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका के बारे में और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में है वो है उर्मिल शर्मा जी, जो कि पंचायत प्रधान है बातल अर्की सोलन से। तो दर्शकों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि 20-22 साल से ये स्वरोजगार से जुड़ी थी और केवल खुद ही सशक्त नहीं बनी बल्कि बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों को भी रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाया। और उसके बाद 2011 से ये राजनीति से जुड़ी हैं और अभी जो है वो पंचायत प्रधान बनी है कुछ ही सालों से। लेकिन कैसा रहा है इनका ये सफ़र, हम इसमें जानेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इनको जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। जैसे हम बात करें हिमाचल एकता मंच की, तो 2 बार इन्हें सम्मानित कर चुके हैं, 2019 और 2023 में। और अभी इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड भी मिला है 8 मार्च 2023 महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। तो जानेंगे इनसे कि कैसा रहा है ये सफ़र और किस तरह से इनकी जो है ये लाइफ जो है वो राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ी है। तो उर्मिल जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। देवांशी कार्यक्रम होता ही हमारा इसलिए है क्योंकि आप एक अलग रास्ते पर जुड़ी है और महिलाओं के लिए तो कार्य कर ही रही है, लेकिन अपने लिए भी आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो कितने समय से आप जो है वो राजनीति से जुड़ी हैं? आप इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं अंजना जी, सबसे पहले तो मैं हिमाचल दूरदर्शन का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं जी। अपने ईश्वर को ध्यान करते हुए, अपने इष्ट को ध्यान करते हुए मैं उन सभी अपने माता पिता का, अपने सम्मानीय पंचायतवासियों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे ये मंच प्रदान किया, अपने श्रोताओं से आपने मुझे सीधे तौर पर बात करने का मौका दिया। इसके लिए मैं दूरदर्शन हिमाचल की बहुत बहुत आभारी हूँ जी। और जहाँ आपने बात की कि राजनीति से मैं राजनीति में 2011 से सक्रिय रूप से जुड़ी हूँ। जी। तो अगर आप राजनीति में ना होती तो क्या होती? मैं राजनीति में ना होती तो मैं अपना काम कर रही होती। जी। मैंने शुरू से ही अपना काम किया है। मतलब 17-18 साल की उम्र में ही मैंने मम्मी पापा ने मुझे सिलाई का काम सिखाया, पढ़ाई के साथ साथ शौक था मुझे। जी। तो उसी को मैंने अपना रोजगार भी बनाया आगे चल के शादी के बाद, और लगातार मैंने उसको किया है। लगभग प्रोफेशनली मैंने 22-23 साल सिलाई का काम किया है और मैंने बहुत सी बच्चियों को, बहुत सी अपनी बहनों को काम सिखाया है। तो मैं अपना बिजनेस कर रही होती, एक गृहिणी होती अगर राजनीति में नहीं होती। तो गृहिणी के साथ साथ जब आप कह रहे हैं कि 20-22 साल से आप इतना अच्छा रोजगार आपको चला था, तो प्रोफेशनली आप इससे जुड़ी थी, तो गृहिणी के साथ साथ एक आप वर्किंग लेडी भी होती, क्योंकि सिर्फ किसी के अंडर जॉब करना ही एक रोजगार नहीं होता है। जब आप अपने स्वरोजगार करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो तो एक फ्रीडम की तरह काम होता है, क्योंकि जो हमें पसंद होता है वही हम करते हैं। तो आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा आपका बचपन रहा, कैसी आपकी पढ़ाई रही? बचपन तो सभी का अच्छा ही होता है जी। 5 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी जी। और जिम्मेवारियां भी थी। बड़ी होने के नाते जिम्मेवारियां भी थी। मेरी मम्मी एक गृहिणी हैं और मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें एसएसबी में जॉब करते थे, तो अक्सर बाहर ही रहते थे ज़्यादातर। जी। तो खेती बाड़ी का काम भी होता था, ज़मीन का काम, पशुओं का काम होता था। तो मम्मी के साथ अक्सर हेल्प करते थे और पूरा सारा काम सीखा। और स्कूलिंग मेरी अर्की से ही हुई है। उस समय हमारे वहाँ अर्की में कॉलेज नहीं होता था, इसलिए कॉलेज प्राइवेट करना चाहा, लेकिन वो बीच में छूट गया 2 बार। हालात कुछ ऐसे रहे शादी के बाद, माहौल थोड़ा स्ट्रिक्ट था घर में, मम्मी पापा तो बाहर भेजना नहीं चाहते थे। 18-19 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद तो ये कह सकते हैं कि शादी के अगले दिन से ही जिम्मेवारियों को फेस किया और उनको आज तक भी कर रही हूँ। जी। तो ये तो जैसा आपने कहा कि एक टेंशन जो होती है वो मदर फादर की रहती है कि कहीं, जैसा आपने कहा कि फादर कहीं बाहर रहते थे तो जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं होती थी, और 5 बच्चों में फिर एक डर भी रहता था कि नहीं, ये जो जिम्मेवारियां हैं उनके ऊपर भी है तो उन्हें निभानी है, तो जल्दी से जल्दी निभाई जाए। तो ये जो पंचायत प्रधान बनने का आपको मौका मिला, ये कैसे आपका सफ़र रहा है, इसके बारे में बताएं। अंजना जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत लंबी है। इसके लिए तो बात करने के लिए बहुत समय लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ। ये अचानक से हुआ जब पंचायत इलेक्शन का दौर चल रहा था 2020-21 में।
तो हमारी पंचायत की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी। बिल्कुल। तो मैं किसी अपनी फ्रेंड को तैयार कर रही थी इसके लिए कि आप पंचायत का इलेक्शन में आगे आएँ और मैं आपके लिए काम करूँगी। जी। तो वो मना करते रहे और लास्ट में घूमकर ये बात मुझ पर आ गई। जी। मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मुझे इलेक्शन में आना पड़ा। जी। और इस तरह से बड़ा अजीबोगरीब इलेक्शन रहा कि भारी जीत हुई, अच्छी जीत हुई, ऐतिहासिक जीत हुई। मैंने वहाँ के अपने सामान्य वासियों से सुना कि आज तक इतनी वोट किसी प्रधान को नहीं मिली है, ऐसी जीत नहीं हुई है। और जो वहाँ पे ऑफिसर आए थे इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने भी कहा कि मैम ऐसा इलेक्शन, मैंने बहुत इलेक्शन लड़वाए हैं लेकिन मैंने ऐसा इलेक्शन नहीं लड़वाया कभी। तो बहुत बहुत अच्छी जीत हुई और उसके बाद लगातार काम कर रहे हैं। पहली बार चुनकर आई हूँ पंचायत इलेक्शन में, तो काम करने का मौका मिला, समझने का मौका मिला और सीखने की भावना से काम करती हूँ। जी। जैसा आपने कहा कि जुड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब आप बन चुके हैं तो फिर कैसा महसूस आपको हुआ? क्योंकि एक प्रधान बनना ही काफ़ी नहीं है आज के समय में। तो हम कहते हैं कि जो ग्रामीण राजनीति है वो हटके है थोड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है एक गांव में, और हालांकि बड़े लेवल में वो उस तरह से आप नहीं होती जितनी उम्मीदें गांव में होती है। तो सबको सेटिस्फाई करना कैसा लगता है, और कैसा आपको जो ये आपका लगभग 2.5 साल का दौर हो चुका है तो कैसा रहा है? 2.5 साल का दौर बहुत अच्छा रहा है। आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते जी। जब सबका सहयोग होता है तभी हम काम कर पाते हैं। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब से पंचायत में आना हुआ, एज ए प्रधान काम करने का मौका मिला जी। ये अपने आप में सबसे पहले मुझे बड़े गर्व की बात है कि मैं बातल पंचायत की प्रधान हूँ जी। क्योंकि बातल गांव एक ऐसा गांव है जो हिमाचल का सबसे बड़ा गांव है। अच्छा जी। और मेरे गांव की, बातल गांव की अपनी धार्मिक सामाजिक विशेषताएं हैं और पूरे देश में, प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मेरा गांव जाना जाता है जी। और मेरे गांव के वेल एजुकेटेड लोग हैं जो आपको किसी भी विभाग में कहीं भी, प्रदेश में क्या पूरे देश भर में मिल जाएंगे, इवन विदेशों में भी मिलेंगे। और मेरा गांव बहुत प्रसिद्ध है अपनी धार्मिक विशेषताओं के कारण जी। तो वहाँ के वेल एजुकेटेड लोगों के बीच में काम करना जी, जहाँ बहुत अच्छा है, अपने आप में एक गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी उतना ही होता है। बिल्कुल। लेकिन सबका सहयोग जब मिल रहा है, अपने ग्रामवासियों का, पंचायत वासियों का सहयोग मिलता है, तो धीरे धीरे विकास कार्य कर रहे हैं, हो रहे हैं। और लोगों को, मुझे लगता है कि मुझे अपने आप में तो तसल्ली है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ग्रामवासियों या पंचायत वासियों को, सबको लग रहा होगा कि नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है जी। तो एक माइंड सेट होता है कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं कि एक सभी का एक अलग मोटिव होता है कि नहीं, मुझे अगर मैं प्रधान बन जाऊं तो मैं ये ज़रूर करूंगी। तो आपके भी क्या ऐसे कुछ कारण थे जो आप चाहते थे कि मैं ऐसा करूंगी और वो आप कर चुकी हो या करना हो? हाँ, ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया मैम जी। एक्चुअली जब प्रधान बने तब तो माइंड में नहीं था, मतलब इलेक्शन से पहले तो ऐसा माइंड में कुछ भी नहीं था। मेरा गांव वेल डेवलप्ड है वैसे तो, पंचायत मेरी, लेकिन जैसे जैसे पंचायत इलेक्शन कैंपेन में लोगों से मिलना हुआ, लोगों के नज़दीक जाना हुआ, उनके विचार जानने का मौका मिला, तो महसूस हुआ कि अभी बहुत विकास कार्य करने बाकी हैं। और जीतने के बाद जब प्रधान बनकर के कार्य करने का प्रयास किया, तो आज लगता है कि अभी तो बहुत से कार्य करने बाकी हैं। तो उनमें से लोगों से ही जाना, लोगों की रिक्वायरमेंट पे, लोगों की डिमांड में जो भी उन्होंने कहा, अभी जैसे मैं बात करूंगी कि हमारी एक ऐसी कम्युनिटी है, उनके पास शमशान घाट की बहुत समस्या थी जी। जो था उनके पास पहले, वहाँ के लिए रास्ता ही नहीं था जी। बारिश की वजह से वो गिर चुका था। तो उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें शमशान घाट आप बनवाएं कहीं पे जी। तो उनकी रिक्वायरमेंट पे बनाया गया 2.5 लाख रुपए की लागत से, और बन के तैयार है आज जी। जो मुझे अपने आप में भी तसल्ली है और सबको उस बात की खुशी है कि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और इसके अलावा
हमारे 3-4 जो कार्य हैं, जो अहम कार्य हैं, वो करवा के पूरे कर दिए गए हैं। जी। ये बहुत अच्छा आपने कहा, क्योंकि कुछ हम जब डिफरेंट करते हैं वो याद भी रहता है और लोगों को भी याद रहता है, क्योंकि जो तो सरसरी तौर पर आते रहते हैं काम, वो तो शायद सभी को करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन जो डिफरेंट कुछ होता है और कुछ लोगों के लिए अगर आप उसमें एक खुशी दे पाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमने शुरू में कहा, आपसे जानने का मौका मिला कि आपको 2 बार सम्मानित कर चुके हैं हिमाचल एकता मंच, और मदर टेरेसा अवार्ड भी आपको मिला, उसके बारे में बताएं, वो किस लिए था और किन कारणों मैं से? वो तो सामाजिक कार्यों के लिए ही था जी। और एज ए प्रधान भी जो कार्य किए हैं वो भी प्रोफाइल जब बनी है, जो उससे जो देख के उन्होंने देखा होगा, जी। कहीं पे उन्होंने मुझे बुलाया था, उनके फ़ोन आए, मैं वहाँ पे गई थी 2019 में हिमाचल एकता मंच द्वारा, और 2023 में 2 बार उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। जी। और हमारे अपनी पंचायत, जो पिछली पंचायत थी, जी। उन्होंने भी मुझे अपने ही गांव में कार्यक्रम आयोजित किया था, तो उन्होंने वहाँ भी मुझे सम्मानित किया था। और अभी महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सामाजिक कार्यों को लेकर ही मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी। एक महिला होने के नाते, नहीं तो वैसे तो हालांकि सीट्स रिजर्व रहती है, जैसे आपने अभी भी कहा कि महिलाओं के लिए सीट आई थी, लेकिन फिर चुनौतियां कुछ डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर हम पंचायत प्रधान के तौर पर ही कहें, तो क्या पुरुष के मुकाबले महिलाओं की चुनौतियां अलग रहती है, या फिर कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है? अंजना जी, चुनौतियाँ तो बहुत रहती हैं जी। और महिलाओं को ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि जितना मर्जी तरक्की कर ले समाज, जी। महिलाओं को कहीं ना कहीं फिर भी एक थोड़ा सा इस तरह से देखा जाता है कि महिला है। जी। तो ये चुनौतियाँ आती हैं और इनको हम फेस भी करते हैं। जी। लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरा प्लस पॉइंट ये रहा, क्योंकि मैं राजनीति से 2011 से जुड़ी हूँ सक्रिय रूप से, तो उसका मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ, थोड़ा क्या बहुत बेनिफिट हुआ। जी। मेरी पहचान मेरे संगठन से ही थी, तो जहाँ भी अपने कार्यों के लिए, पंचायती कार्यों के लिए किसी डिपार्टमेंट में जाना होता है, तो अधिकारियों से जान पहचान होती है, तो कार्य आसानी से हो जाते हैं। और एज ए प्रधान किसी भी डिपार्टमेंट में जब जाना हुआ तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। और इसीलिए जो बत्तल पंचायत में अभी तक कार्य हुए हैं वो इसी तरह जल्दी हो पाए हैं कि अधिकारियों का भी सहयोग रहा और अपने पंचायत वासियों का भी सहयोग रहता है। जी, ये तो आपने कहा कि लोगों का सपोर्ट भी आपको है, लेकिन फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जिम्मेवारी आपको एकदम पड़ गई थी, तो आज के समय में आपके पास पूरे गांव की जिम्मेदारियां हैं, और इसके लिए फैमिली सपोर्ट कैसी आपको मिलती है? फैमिली सपोर्ट मेरे ससुराल की तरफ से तो मेरे पास बेटा है जी, जो जॉब में है। मायके में मम्मी है, ब्रदर सिस्टर्स हैं जी, उनका मुझे पूरा सहयोग रहता है। इवन पूरी गाइडलाइन रहती है उनकी, और डर भी रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं तो सबसे पहली क्लास तो घर में ही लग जाएगी जी। पूरा सपोर्ट रहता है, तभी कुछ कर पाते हैं। उनका विश्वास जब होता है तभी कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल। और एक कहीं ना कहीं जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो हमारा सहयोगी माने या फिर हम प्रेरणा स्रोत माने, ऐसे कोई होते हैं, तो आपके साथ भी क्या कोई ऐसा रहा है कि आपको उनका साथ बहुत ज़्यादा मिला है या आप उनसे प्रेरित होकर इस रास्ते पर चले हैं? प्रेरणा तो अंजना जी हम किसी से भी ले सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है जी, बिल्कुल। लेकिन एक महिला, हमारे समाज जितनी मैंने पहले भी कहा, हम जितनी मर्जी तरक्की कर लें जी, लेकिन महिला को आज भी उसके गुणों से नहीं पहचाना जाता जी। आज भी उसे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है एक महिला को जी। और अपने आप को प्रूव करने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरा निजी जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है जी। ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी निजी ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया है, इतनी आलोचनाओं का मैंने सामना किया है कि उन्हीं आलोचनाओं ने मुझे बनाया है। बिल्कुल। ये बात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर जो लोग आलोचना से डरते हैं वो शायद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और हमने ये सुना है कि जो सशक्त होता है या फिर जो सक्सेसफुल होता है, आलोचना उसी की होती है। और जैसे कि उर्मिल जी ने कहा कि आलोचना से ही उन्होंने सबक लिया है, तो आलोचना अच्छी होती है, क्योंकि अगर आलोचना होती है तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं जी। आलोचना होनी चाहिए बिल्कुल। और हर इंसान को जिसको कुछ करना है
उसे आलोचनाओं को सुनना आना चाहिए, बिल्कुल। उसको सुनना चाहिए, क्योंकि जो आलोचक है वो आपको प्रेरित भी करता है अगर आलोचना को आप पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं तो आलोचना आपको आपकी कमियों के बारे में बताती है और अपना आंतरिक आंकलन करने का हमें मौका मिलता है। जी। जैसे एज अ प्रधान अगर आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह के कार्य आपके रहते हैं और किस तरह के अलग अलग तरह के लोगों के लिए आपके पास कार्य रहते हैं, क्योंकि महिलाएं भी आपके साथ जुड़ी हैं और बाकी लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, अलग अलग डिमांड्स रहती हैं, तो किस तरह के कार्य रहते हैं जो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं पंचायत लेवल पर? अंजना जी, कार्य तो प्रमुख तौर पे तो विकास के कार्य ही होते हैं। कहीं से भी जिसमें हमारा वीडीसी का फंड होता है, जिला परिषद का फंड होता है, एमएलए फंड होता है, एमपी फंड होता है, और जहाँ तक पंचायती राज विभाग की बात है 15 वित्त आयोग होता है, मनरेगा होता है, अलग अलग योजनाएं होती हैं जी। तो उसी हिसाब से हम काम करते हैं। जहाँ तक अलग अलग कैटेगरीज के लिए काम करने की बात है, वो अगर हमें कोई कार्यक्रम मिलता है विभाग की तरफ से, जैसे बुजुर्गों के लिए कोई कार्यक्रम मिलता है तो हम उनके साथ करते हैं जी। युवाओं के लिए तो युवाओं के साथ करते हैं, और मातृशक्ति के लिए मिलता है तो हम मातृशक्ति को साथ लेकर के करते हैं। जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह चलते हैं तो स्वयं सहायता समूह हुए, महिला मंडल हुए, सभी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए जो भी योजनाएं होती हैं पंचायत के माध्यम से वो हम उन्हें बताते हैं, उन्हें एकत्रित करते हैं जी। तो काम सुचारू रूप से चलता रहता है। तो जैसे आपने जब आप राजनीति में नहीं थी और स्वरोजगार से जुड़ी थी, तब आपने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार के लिए आगे बढ़ाया है, चाहे लड़कियों को, तो इस तरह जैसे आप अब राजनीति में जुड़ चुकी हैं तो क्या और महिलाओं को भी आप प्रेरित कर रही है और इस तरह के कार्य कर रही हैं कि वो भी राजनीति में जुड़ सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं? मैम, राजनीति से जुड़ना, तो राजनीति से जुड़ने के लिए जी हमें एक तो स्वेच्छा और स्वप्रेरणा की ज़रूरत होती है जी। जब तक हमारे अंदर से फील नहीं आएगा हम किसी काम को नहीं कर सकते। बिल्कुल। जबरदस्ती तो हम थोड़े दिन ही चला पाएंगे ना किसी को जी जी जी। लेकिन जब तक, हाँ, हम सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं जी, उन्हें बता सकते हैं, अब एप्रिशिएट कर सकते हैं जी, बाकी करना तो उनको ही होता है। बिल्कुल। कुछ जो आगे आ जाते हैं हम उनके साथ चलते हैं। बिल्कुल। और महिलाएं करती हैं। हाँ। और जैसे कि हमारी बात हुई कि आप राजनीति में न होती तो आप स्वरोजगार चला रही होती, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमारे कुछ सपने और होते हैं या फिर हम कुछ और बनना चाहते हैं, तो क्या ऐसा आपका भी कोई ड्रीम था कि बचपन में कि हमें टीचर बनना है, हमें ये बनना है, किसी से प्रेरित होकर, तो ऐसा कुछ? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसा घर का माहौल नहीं था जी। तो एक गृहिणी के सिवाय तो नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी गृहिणी बनना है, अपने अच्छे घर परिवार को, अच्छा घर परिवार हो, अच्छे से संभालना है, उसी तरह से सोचा था। ऐसा नहीं सोचा कभी कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा या फील्ड में जाकर के मुझे राजनीति में जाना होगा या इस तरह से मुझे काम करना होगा, कभी नहीं सोचा था जी। और अब जैसे आगे आपका अभी मिड सेशन में हो आप लगभग, तो आगे अभी आपने बहुत सारे काम करने हैं, तो आगे के क्या प्लान है आपके और किस तरह के कार्य आपने करने हैं? आगे तो बहुत कार्य हैं अभी करने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मुझे ये टेंशन हो जाती है कि 2.5 साल का समय अभी बचता है हमारा जी। ये समय जल्दी बीत जाएगा और मेरे कार्य जो मैंने सोच रखे हैं वो अधूरे रह जाएंगे जी। मुझे, जबकि अक्सर मैंने दूसरे प्रधानों को कहते हुए सुना है कि अब दोबारा प्रधान नहीं बनना है जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं बनूंगी दोबारा से तो मेरे तो कार्य अधूरे रह जाएंगे जी। चुनौतीपूर्ण हैं, फिर भी मुझे लगता है कि जो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनी है उसको कार्य रूप देने के लिए एक बार और मौका मिलना चाहिए जी। लगभग आपको क्या ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्य लगते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बहुत बड़ा गांव आपका है और बहुत सारे कार्य हो भी चुके हैं और एक अलग पहचान भी है, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से कार्य आपको लगते हैं कि ये होने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, एक डिफरेंट जो होता है? मैम, जो होना चाहिए ऐसे तो बहुत से कार्य हैं, लेकिन मुख्य तौर से जिसके लिए मैं कार्य कर भी रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ और प्रयास किया भी है, पंचायत ने पूरा प्रयास भी किया है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को लेकर के जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में,
लोग हालांकि जागरूक हुए हैं, जो भारत सरकार ने मिशन चलाया है जी। बहुत फ़र्क पड़ा है इससे, लेकिन फिर भी अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि मेरी पंचायत में तो इसके लिए मिशन मोड पर काम करने की ज़रूरत है। जी। और बाकी काम तो बहुत से हैं, मैं कहना अभी यहाँ पे नहीं चाहूँगी, जी। लेकिन जो अहम है जिसके लिए मैं अभी प्रयास कर रही हूँ, जी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को लेकर के। जी। लेकिन अभी तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला है कि मुझे तसल्ली हो जाए, जी। ऐसा नहीं हुआ है। मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत हूँ। जी। और एक जैसे आपने स्वच्छता अभियान के बारे में कहा, और हम अक्सर ऐसा भी हमारा ग्रुप एक बना होता है कि हम डिफरेंट कुछ करते हैं पंचायत लेवल पर, तो आपने भी क्या ऐसे कार्य किए हैं कि नहीं, अलग हटके जो ग्रुप्स बने हैं उनसे हटके कुछ हम अलग पंचायत लेवल पर, गांव के लेवल पर कुछ करते हैं? जरूर जी। अंजना जी, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए हम बीच बीच में ऐसे कार्य करते रहते हैं। जी। कुछ तो विभाग से ही हमें कार्य मिलते हैं, लेकिन पंचायत से हटकर भी हमें कार्य करने होते हैं। जी। जैसे हमारा लोहड़ी होता है, संक्रांति, मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर हम महिलाओं को इकट्ठा करते हैं जी। और एक साथ एक स्थान पर, हमारे बातल पंचायत के बातल गांव में एक बहुत पुराना शिव का मंदिर है, लगभग 200 साल पुराना है। वो जो वहाँ जो शिव क्षेत्र है बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। जी। वहाँ पे सब एकत्रित होते हैं, जितने भी गांव के आयोजन होते हैं वहीं पर होते हैं। जी। तो वहीं हम महिलाओं को एकत्रित करते हैं, अपने अपने हिस्से से तिल और गुड़ जो है हम एकत्रित करते हैं और सब मिलकर वहाँ बनाते हैं और पूरे गांव में वितरण करते हैं। जी। और दूसरा, रक्षाबंधन के त्यौहार पर जब रक्षाबंधन आता है, तो जब भारत सरकार ने, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो उसके बाद हमने स्वयं राखियाँ बनाना शुरू किया, बच्चियों को इकट्ठा किया, महिलाओं को इकट्ठा किया। तो जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है हम खुद बनाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, वैसे भी वितरित करते हैं। तो इससे बच्चियों को भी प्रेरणा मिलती है हम अपनी संस्कृति के बारे में। जी। दूसरा, हमारे गांव में हर 6 महीने के बाद जी। भगवान शिव का जो फसल, नई फसल के आने पर पूजा की जाती है, वहाँ का वो नज़ारा जो है, छठे महीने जब वहाँ पे भंडारा टाइप का होता है, तो वो बहुत देखने योग्य दृश्य होता है। जी। कि जो पुरुष लोग होते हैं वो भी अपने अपने घरों से, पहले तो अपने अपने घरों से राशन आता है। जी। और जो पुरुष लोग होते हैं वो दाल सब्जी बनाते हैं। जी। और जो महिलाएं होती हैं अलग अलग ग्रुप्स में बैठ कर के जब चपातियाँ लगाती हैं, चाहे मक्की के आटे की हों या गेहूं के आटे की हों, तो बहुत सुंदर दृश्य होता है। फिर वहाँ पे प्रसाद सबको दिया जाता है, घर घर वितरित किया जाता है। तो ये पंचायत से हटकर ऐसे कुछ कार्य किए जाते हैं और इन्हीं कार्यों को लेकर के जो विशेषता है, धार्मिक विशेषताएं हैं, इन्हीं की वजह से बातल गांव की पहचान है, ऐसे ही कार्यों की वजह से। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और कहीं ना कहीं अगर कोई और भी इस तरह के कार्य करना चाहते तो उनके लिए एक प्रेरणा है कि आप गांव के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और एक मेले त्यौहार के रूप में और स्वरोजगार भी के साथ भी जुड़ सकते हैं और इकट्ठा भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिल शर्मा जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और बातल पंचायत अर्की से ये हमारे साथ थे, जो कि प्रधान है वहाँ की। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। देवांशी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।